तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो भूगोल जो आपका विषय है, इसका सैंपल क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं। जो सैंपल क्वेश्चन पेपर जो आपका सीबीएसई ने 2022-23 के सेशन के लिए रिलीज किया है। जी हाँ बच्चों, अभी रिसेंटली आपका सीबीएसई के द्वारा सैंपल पेपर्स जारी किए गए हैं और उन्हीं में से एक आपका ये जियोग्राफी का भी सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये जो आपका सैंपल पेपर आया था वो इंग्लिश मीडियम में आया था, इसको हमने फुल्ली हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट कर दिया है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे तो इस वीडियो को कंप्लीट देख ही सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है उसको हिंदी में मैं आपको समझा दूंगा और उसके बाद जो वो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसको इंग्लिश में दिखा दूंगा। तो दोनों ही मीडियम के बच्चे, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आपके बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपका जो पेपर होने वाला है उसका पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड में कैसा पैटर्न आने वाला है, मिड टर्म में या कह लीजिए प्री बोर्ड एग्जाम में किस तरह का पेपर का पैटर्न आएगा, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हार्ड है, मॉडरेट है या इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में इस तरह का आपको एक बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो होने लग जाएगा। इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे जो भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाया करेगा और इससे क्या होगा, आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो पाएगी। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, इससे पहले जियोग्राफी से पहले मैंने आपका पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है, बोले तो राजनीतिक विज्ञान, हिस्ट्री हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद हिंदी हो गया और उसके बाद जो है सो कि आपका इंग्लिश हो गया। ये 4 सब्जेक्ट का सैंपल पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है, इन सैंपल पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही आप खोलेंगे वहां पर शो कर जाएगा। साथ ही साथ जो है आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स के अंदर। चलिए अपने वीडियो को हम फाइनली शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी में इसको हम लोग भूगोल सिद्धांतिक बोलेंगे। जो पेपर आता है आपका भूगोल सिद्धांतिक करके आता है, ठीक है। और इंग्लिश में जो बोलते हैं इसको जियोग्राफी। जियोग्राफी का जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 029 यानी 029 रहेगा। और जियोग्राफी का जो आपका पेपर होगा ये 3 घंटे का पेपर होगा और अधिकतम अंक जो रहेंगे आपके, मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे आपके, वो 70 मार्क्स यानी 70 मार्क्स का आपका ये पेपर आएगा। जो बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का पेपर आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपके सामने इस तरह से एक यूनिक सीरीज लिखी हुई रहेगी। हर क्वेश्चन पेपर का एक अपना सीरीज रहता है, तो इस तरह से एक सीरीज लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर आप सेट नंबर लिखा हुआ देख सकते हैं, इसी तरह से आपको सेट मिलेगा। 4 सेट के अंदर क्वेश्चन पेपर आता है, सेट 1, 2, 3 और 4। तो इन चारों सेट में से कोई सा भी सेट का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल सकता है। ये जो सेट मैं आपको करा रहा हूँ ये सेट 1 है। उसके आगे चलूं तो हर एक क्वेश्चन पेपर का अपना एक कोड नंबर होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे चलते हैं तो कुछ नोट करके कुछ बेसिक बातें बता रखी है, जैसे कि जांच कर लीजिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर अभी हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर टोटल 22 मुद्रित पृष्ठ है, यानी कि प्रिंटेड पेजेस जो है वो 22 है और एक आपका मैप यानी कि मानचित्र देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक मैप लिखा हुआ है लेकिन आपका जो मैप की संख्या है वो 2 मैप है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मिसप्रिंट है। जो टोटल मैप है आपका वो 2 मैप है। एक तो आपका इंडिया वाला मैप रहेगा और एक जो रहेगा आपका वर्ल्ड वाला मैप यानी कि विश्व का मानचित्र रहेगा। तो 2 मैप से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसके नीचे चलते हैं तो देखिए क्या बताया गया है कि कृपया जांच कर लीजिए कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल आपसे 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यानी कि आप चेक कर लीजिए कि 30 क्वेश्चन ही पूछे गए। जो आपका जियोग्राफी का पेपर आएगा इस बार 2022-23 के अंदर, इसके अंदर 30 क्वेश्चन आपसे
पूछे जाएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। उसके आगे चले तो वही 15 मिनट का टाइम तो आपको पढ़ने के लिए मिलता ही है, आपको पता ही होगा। नीचे चलते हैं, अब सामान्य निर्देश पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। देखिए सामान्य निर्देश अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आपका जो पेपर है उसका एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है, आपके दिमाग में फॉर्मेट बैठ जाता है कि किस तरह का आपका पेपर आया हुआ है। ठीक है, सामान्य निर्देश में देखिए क्या बताया गया है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको 4 खंडों अर्थात ए बी सी और डी में बांटा गया है। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है जियोग्राफी का, इसको 4 सेक्शंस के अंदर बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, जो आपका सेक्शन ए रहेगा मतलब खंड ए, इसके अंदर 1 से लेकर 17 तक बहुविकल्पिक प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न कह लीजिए, एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न रहेंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना वो पूछे जाएंगे आपसे सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन बी जो रहेगा आपका खंड बी, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 23 तक ऐसे प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे प्रकार मतलब आपको एक पैसेज काइंड ऑफ दे देगा और उसको पढ़ना है और उसमें से आपको आंसर लिखना है, सॉरी। ठीक है, और जो आंसर आपको लिखना है वो 80 से 100 शब्दों के अंदर लिखना है। उसके आगे देखिए बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जो रहेगा सेपरेटली इन दोनों क्वेश्चन के बारे में बता रखा है, ये स्रोत आधारित क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके आगे सेक्शन सी यानी खंड सी के बारे में बता रखा है कि क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 28 तक ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। ठीक है, और इनका जो आंसर आपको लिखना है ये 120 से 150 शब्दों के अंदर आपको लिखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। उसके आगे सेक्शन डी के अंदर आपका 29 और 30 जो क्वेश्चन है 29 एंड 30, ये मैप के ऊपर रहने वाला है आपका मानचित्र आधारित प्रश्न। तो आई होप कि आपको सामान्य निर्देश समझ में आ गया होगा। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइंड करके आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आप सेपरेटली इंग्लिश में सामान्य निर्देश को पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। चलिए अपने जो जियोग्राफी का हमारा जो पेपर है उसको देखते हैं। तो हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमसे एमसीक्यू बेस्ड यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 में से एक सिलेक्ट करना है, यानी कि 4 में से एक का चयन करना है आपको। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि चैनल टनल द्वारा कौन से 2 शहर जुड़े हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लंदन के साथ पेरिस जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि विच 2 सिटीज आर कनेक्टेड बाय जो ऐसा कि चैनल टनल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका सही उत्तर आपका देख ही सकते हैं लंदन विद पेरिस, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी कि कौन सा जोड़ा जो है यहाँ पर वो सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देश का नाम है वेनेजुएला और तेल बंदरगाह जो है इसका ये मारा केईब्रो करके है। ठीक है, मारा केईब्रो। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मैच करेक्टली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे जनसंख्या और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने के लिए एक सहज प्रयास के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। तो प्रवास, यहाँ पर जो माइग्रेशन है उसको एक सहज प्रयास के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। उससे पहले इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। इंग्लिश में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इंग्लिश में इस तरह से है और जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, माइग्रेशन। ठीक है, आंसर की में भी आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, माइग्रेशन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के दूसरे चरण से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु दर में गिरावट लेकिन प्रजनन क्षमता जो है वो उच्च बनी रहती है। यानी कि जो मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी रेट है वो तो गिर जाता है, लेकिन जो प्रजनन क्षमता है,
ठीक है, पैदा करने की क्षमता एक तरह से कह सकते हैं वो ऊंची बनी हुई रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और ऑप्शंस को भी देख सकते हैं यहाँ पर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी बट फर्टेलिटी रिमेन्स हाई। ठीक है, फर्टेलिटी रेट जो है वो हाई रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा 5वां क्वेश्चन कि न्यू मैंगलोर बंदरगाह से प्रमुख निर्यात क्या है। यहाँ से जो प्रमुख निर्यात किया जाता है बोले तो जो है सो कि एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वो क्या किया जाता है, तो उसका सही उत्तर है लौह अयस्क को जो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है वहां से निर्यात किया जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं इसका। आगे चले, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि व्हाट इज द मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम न्यू मंगलोर पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका 5वें का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है आयरन ओर, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां प्रश्न। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांडला बंदरगाह की एक विशेषता है। ठीक है, मतलब कौन सा कांडला बंदरगाह जो है आपका उसकी एक विशेषता है। कांडला पत्तन ये आपका गुजरात तरफ पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है यह कच्छी की खाड़ी जो है, ये कच्छ की जो खाड़ी है उसके शीर्ष पर स्थित है। ठीक है, कच्छी लिखा है यहाँ पर लेकिन ये कच्छ होगा। ठीक है, कच्छ की जो खाड़ी है उसके शीर्ष पर स्थित है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ कांडला पोर्ट। तो इसका सही उत्तर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, इट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है, यानी कि मैच जो है वो नहीं हो पा रहा है सही से। तो राज्य है और कोयला खनन केंद्र है यहाँ पर, तो महाराष्ट्र का कोरबा ये गलत है आपका। ठीक है, 7th क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, तो इसका महाराष्ट्र कोरबा। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर की में भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां प्रश्न कि भारत के दिए गए प्राकृतिक गैस भंडार के लिए पश्चिम से पूरब की ओर स्थान के सही क्रम की पहचान करना। आपको भारत के अंदर जो प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं ना, तो वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपको दिशाओं के अनुसार सीरियल वाइज बताना है, पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, जैसलमेर, अंकलेश्वर, कृष्णा, गोदावरी बेसिन और त्रिपुरा। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। सेम 8वां क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका इंग्लिश मीडियम में वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के औद्योगिक शहर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हुगली, सेलम, भिलाई, ये भारत के औद्योगिक शहर है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडस्ट्रियल टाउन्स ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हुगली, सेलम एंड भिलाई। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर की में भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन की भारत में शहरी बस्तियों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो जो शहरी बस्तियां होती है वहां का जीवन जो है वो जटिल रहता है, वहाँ जीवन का जो मतलब तरीका है वो काफी जटिल रहता है। तैयार माल का निर्माण किया जाता है वहां पर। ठीक है, और नोड मतलब आर्थिक नोड और विकास वगैरह यहाँ हमें देखने को मिलता है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और चारों ऑप्शनों को देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में किस तरह से आपसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, और आंसर जो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ रहता है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स रहता है, तैयार माल जो है निर्माण करके, और नोड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। भूतापीय उत्पन्न करने का क्रम जो है वो निम्नलिखित है, तो इसको सही क्रम में आपको क्या करना है, वो मतलब लगाना है एक तरह से कि भूतापीय उत्पन्न करने का क्रम क्या है।
ठीक है। तो इस तरह से ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसको एकदम करेक्ट वे में लगाना है तो कुछ इस तरह से लगा सकते हैं आप कि पहले आएगा आपका चौथा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका दूसरा, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर आएगा आपका पहला और फिर आएगा आपका तीसरा। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस, मतलब इनकरेक्ट सीक्वेंस, सॉरी, ठीक है। तो आपको एक सीक्वेंस वाइज इसको लगाना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो बिल्कुल यहाँ करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। आंसर की में भी देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वें प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है बच्चों, ठीक है। तो ये आपके सामने कथन है, इस पर आप विचार कीजिए। जैसे कि पहला कथन क्या कह रहा है कि हालांकि विश्व व्यापार संगठन की आलोचना और विरोध उन लोगों द्वारा किया गया है जो मुक्त व्यापार और आर्थिक वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में चिंतित है, ठीक है। और दूसरा है कि मुक्त जो व्यापार है, या यहाँ पर इस तरह से कहा है कि मुक्त व्यापार आम लोगों के जीवन को अधिक समृद्ध नहीं बनाता है। तो कौन सा गलत है कौन सा सही है वो बताना है। तो देखिए दोनों कथन सत्य है और कथन दूसरा जो है एक के कारण को सही ढंग से प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछा जाएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये आप अपना देख ही सकते हैं, इस तरह से पूछा जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। यहाँ पर चारों में से आपको जो सही टिक लगाना है ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ये आंसर की में भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है, अभिकथन में देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ कि बस्तियां विभिन्न प्रकार की हो सकती है, ठीक है। अभिकथन में बोला है और कारण आर जो है आपका इसमें बोला है कि विभिन्न भौतिक कारक बस्तियों के विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका आप ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं कि दोनों कथन सही है। कथन एक कथन दो जो है इस तरह से दोनों ही सही है और जो कथन एक की कथन दो जो है आपका ये वो कथन एक की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एसेशन और रीजन वाला। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन है और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। 13वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, 14वां प्रश्न देखिए बच्चों कि अभिकथन जो है यहाँ क्या कह रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है इतिहास में प्रारंभिक काल से ही बसे हुए हैं और कारण आर कह रहा है कि मैदानी क्षेत्र फसलों के उत्पादन और सड़कों और उद्योगों के निर्माण के लिए अनुकूल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है या नहीं करता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यही 14वां क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। असेसन है, रीजन आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ये आंसर की में भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं अगले क्वेश्चनों में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित केस स्टडी को पढ़ें और प्रश्न संख्या 15 से 17 तक के उत्तर देने आपको। तो इसको आपको पढ़ना है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसी के अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से ये कथन है आपके सामने, पैसेज है पूरा का पूरा। इसको वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलूंगा ताकि हमारा टाइम बच सके, ठीक है। तो इस तरह से आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पैसेज दिए हुए थे। उसके बाद आगे चले तो इसी से संबंधित पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जल संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है रालेगन सिद्धगी में समृद्धि लेकर आई, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है आपका। तो इसका सही उत्तर है आपका वाटर शेड विकास, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, यही आपके क्वेश्चंस के लिए जो आपका पैसेज दिया हुआ है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस पैसेज को इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में इस तरह से आपका दिया हुआ है बच्चों।
इंग्लिश में जो आपका क्वेश्चन पूछा है वो वही सेम क्वेश्चन इस टाइप से पूछा हुआ है। और 15वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाटर शेड डेवलपमेंट। ठीक है, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर है ना, वाटर शेड डेवलपमेंट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 16वां प्रश्न कि गांव में लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए थे। जो गांव होता है उसमें लोकतांत्रिक जो भागीदारी होती है वो बढ़ावा दिया जाए उसको, उसके लिए कौन से उपाय जो है वहां पर किए गए थे। तो उसका सही उत्तर है स्थानीय निकाय चुनाव करवाए गए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वेयर टेकन टू इंक्रीज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन द विलेज। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लोकल बॉडी इलेक्शन जो है वहां करवाए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 17वां जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रालेगण सिद्धि को सरकार की वित्तीय सहायता से स्वतंत्र किया। तो इसका सही उत्तर है स्वैच्छिक श्रम के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछा जाएगा और जो इसका आंसर रहेगा बच्चों ये आप अपनी आंसर की में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा वॉलंटरी लेबर। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा सेक्शन ए खत्म हो गया, एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन थे हमारे वो खत्म हो गए। अब हम लोग आगे हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे बच्चों। तो चलिए सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देख ले। तो 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों। यहाँ पर क्या बोला गया है कि दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इस गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं बच्चों वीडियो को पॉज करके। ये आपके सामने काफी लंबा चौड़ा एक गद्यांश दिया हुआ है, एक टाइप का पैसेज। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं और देन इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देन उसका आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप पहले इनको पढ़ लीजिए, देन उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से ये क्वेश्चन मतलब पैसेज आया हुआ है आपका। और आगे चले तो इसी से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा गया है कि गद्दी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, गद्दी जनजातीय समुदाय ने हिमालयी क्षेत्र में एक अलग पहचान कैसे बनाए रखी। ठीक है, तो इसका उत्तर है उसी पैसेज के अंदर से लिया गया है कि गद्दी आदिवासी समुदायों ने हिमालयी क्षेत्रों में एक अलग पहचान बनाए रखी क्योंकि उन्होंने पारगमन का अभ्यास किया और गद्दी अली बोली के माध्यम से बातचीत की। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं, उसी पैसेज के अंदर से आपका आंसर निकाल करके लिखना है, जो कि मैंने आपके लिए लिख दिया है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है अभी तक तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए बच्चों। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न जो है हमारा वो दूसरा प्रश्न कि किन कारकों ने क्षेत्र के समाज और आर्थिक क्षेत्र के समाज और कह सकते हैं इकोनॉमिकली यानी अर्थव्यवस्था को पिछड़ा रहने के लिए प्रभावित किया है। ठीक है, ये पैसेज के अंदर से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भरमौर आदिवासी क्षेत्र में कठोर जलवायु परिस्थितियां, कम संसाधन आधार और नाजुक वातावरण है। इन कारणों ने क्षेत्र के समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के तहत किन क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो इसके तहत बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे इस योजना ने परिवहन और संचार, कृषि और संबंध गतिविधियां जो है इससे रिलेटेड जो गतिविधियां एक्टिविटीज है और सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारा कि दिए गए मानचित्र को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके सामने एक मानचित्र है, मतलब बोले तो इस टाइप से मैप दे रखा है आपका। ठीक है, और इसको आपको देखना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे आर्कटिक ओशन है आपका, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के आपका कहाँ तक जा रहा है, ये व्लादिवोस्टॉक जा रहा है।
ठीक है। तो आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, रेल लाइनों के बारे में है ये, ठीक है। और सी ऑफ ऑक्सटाक करके है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, देन आंसर देना है। तो यहाँ पर आई होगा, आपने देख लिया होगा। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनका आंसर देते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन पूछा है इसी से रिलेटेड, यहाँ पर आप देखेंगे। और उससे पहले मैं जो है सो कि इन क्वेश्चंस का इंग्लिश में आपको दिखा देता हूँ, शायद मैंने आपको नहीं दिखाया, ठीक है, सेक्शन बी के अंदर। तो आगे चले तो सेक्शन बी में हमारा 18वां क्वेश्चन रहता है, इस तरह से आप देखेंगे। और इसका यही पैसेज आपको दे रखा है, इसको केयरफुली आपको पढ़ना है, देन आंसर्स देने हैं। तो आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पैसेज दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, ये देख सकते हैं। और इसी से संबंधित आपका जो है सो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी पैसेज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछा हुआ है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ हैव द गाड़ी ट्राइबल कम्युनिटीज मेंटेन्ड अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन हिमालयन रीजन, ठीक है। तो आंसर आपका देख सकते हैं, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका देखेंगे, इस तरह से पूछा हुआ है और जो आंसर है आपका कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। और उसके आगे अगर मैं चलूं तो थर्ड क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से पूछा गया है और जो आंसर आपको है वो कुछ इस तरह से लिखना है। तो इस तरह से आपका 18वां क्वेश्चन हो जाता है। देन अब हम लोग आ गए 19वें प्रश्न में, यानी 19वां जो क्वेश्चन है इसको ऑब्जर्व करना है आपको। और इससे रिलेटेड जो आपका ये मैप है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर आपको देना है। तो चलिए एक एक करके देते हैं इनके आंसर्स को। यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ, इस मैप से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि रेलवे लाइन का, उस रेलवे लाइन का नाम बताइए जो है कि, और उस देश का नाम बताइए जहां यह स्थित है। तो ये जो मैप दिखाया गया है, ये रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, और ये एशिया रूस में स्थित है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे, और आंसर आपको इस तरह से लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कि ए और बी के रूप में चिन्हित स्टेशनों के नाम बताइए। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ए और बी के रूप में आपको चिन्हित स्टेशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये ए है, ठीक है, और ये बी है। तो इसके रूप में जो चिन्हित स्टेशन है उसको बताना है। तो ए के रूप में मॉस्को को दिखाया गया और बी के रूप में चीता को दिखाया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर जो है आपको इस तरह से देना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि एशिया में यह सबसे महत्वपूर्ण मार्ग क्यों है, इसके 2 कारण बताइए। तो पहला है कि इसने अपनी एशियाई क्षेत्र की पश्चिमी यूरोपीय बाजारों के लिए खोलने में मदद की, यानी एशियाई क्षेत्रों को पश्चिमी यूरोप के बाजारों से जोड़ने में मदद किया है, इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा है, चिंता एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र केंद्र है और इरकुत्स्क जो है सो कि एफ पर केंद्र है, और इन्हें कह सकते हैं उन्हें दक्षिण में ओडेसा से जोड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका बताया गया है। तो ये सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों 20वां क्वेश्चन कि जनसंख्या के घनत्व से क्या तात्पर्य है और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक और आर्थिक कारकों को उदाहरण सहित आप समझाइए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें जनसंख्या के घनत्व की, तो देखिए जनसंख्या का घनत्व मानव और भूमि संबंधों का एक माप है। इसे प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, डेफिनेशन बताया है। और यह भूमि के संबंध में जनसंख्या के स्थानिक वितरण की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है। तो देखिए जियोग्राफी का जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा टफ होता है, आपको उसी लैंग्वेज में समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम तो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा इजी लैंग्वेज में आपको समझाए, लेकिन जितना हो सकेगा हम उतना ही कर पाएंगे ना भाई, ठीक है। तो इस तरह से, और कोशिश कीजिएगा जब आप लिखेंगे तो इसी भाषा शैली में लिखे, ताकि टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाए, ठीक है। आगे आप देखेंगे इस तरह से आंसर है आपका कि जलवायु जो है, भूभाग और पानी की उपलब्धता जैसी भौतिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। जहां पर ये चीजें अवेलेबल अच्छे से होंगे, जहाँ की जलवायु अच्छी होगी, जहाँ पे पानी अच्छा होगा, ठीक है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा रहेगी। जैसे कि उदाहरण के लिए भारत के मैदानों, डेल्टाओं और तटीय मैदानों में देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में जनसंख्या का अनुपात अधिक देखने को मिलता है। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब जो क्षेत्र है यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, ठीक है।
इसलिए यहाँ पर ज्यादा आपको जनसंख्या देखने को मिलेगी। अगर आप भारत में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश जैसे जो जगह है वहाँ पर कम जनसंख्या रहेगी, क्योंकि वहाँ की जलवायु जो है, वहाँ के जो क्षेत्र है वो उतना रहने के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, उसके आगे अगर हम लोग बात करें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण और परिवहन नेटवर्क यानी परिवहन जाल के विकास जैसे आर्थिक कारक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे आदि शहरों जो है उन क्षेत्रों की जनसंख्या उच्च साद्रता का कारण बनते हैं। यानी कि जिन क्षेत्रों में आपको उद्योग देखने को मिलेगा, फैक्ट्री देखने को मिलेगा, ठीक है, वहां पर जो है सो की जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे आदि, ये कुछ क्षेत्रों के उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जनसंख्या के घनत्व के बारे में लिख सकते हैं और जनसंख्या के घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक और आर्थिक कारकों के बारे में लिख सकते हैं कि क्यों भौतिक रूप से, ठीक है, यानी पहाड़ होता है या जलवायु नहीं होता है तो जनसंख्या वहां नहीं रहना चाहती है, और आर्थिक रूप से अगर गरीबी रहती है तो भी जनसंख्या वहां पर नहीं रहना चाहती है। जनसंख्या वही यानी कि आदमी लोग वहीं रहेंगे जहां पर ज्यादा अच्छे पैसा कमाने के अवसर हो, जहां रहने का साधन वगैरह अच्छा हो। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3-3 नंबर के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है इंग्लिश मीडियम में, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में आपको आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब इसी के अंदर आपसे एक अथवा में क्वेश्चन पूछ लिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक साफ और नामांकित आरेख की सहायता से जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत जो है आपका, उसकी 3 चरणों में हम लोगों को व्याख्या करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से एक चार्ट बनाया हुआ है और इसको एक्सप्लेन किया हुआ है इंग्लिश मीडियम में, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो हिंदी मीडियम में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कर रखा है और यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। उपरोक्त आरेख जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 चरणों वाले मॉडल की व्याख्या करता है। ठीक है, तो पहला चरण में आप देखेंगे तो उच्च प्रजनन क्षमता और उच्च मृत्यु दर रहता है। ठीक है, और यहाँ पर आप पूरा पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर डिटेल में बताएंगे जो है सो कि काफी वीडियो लंबा हो जाएगा और काफी इजी क्वेश्चन है हमारा ये, तो उतना मैं समझता हूँ कि ज्यादातर बच्चों को पता होगा। जैसे कि जो पहला चरण होता है उसमें प्रजनन क्षमता तो ज्यादा होती है लेकिन मृत्यु दर भी जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि इस टाइम पे लोग महामारी और परिवर्तनशील खाद्य आपूर्ति के कारण होने वाली मौत की भरपाई करने के लिए लगे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत में प्रजनन क्षमता अधिक रहती है लेकिन समय के साथ इसमें गिरावट भी आती है और मृत्यु दर में भी इसके साथ साथ कमी देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम चरण में प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर दोनों में ही काफी गिरावट आती है, यानी पैदा लेना और मरना दोनों में काफी जो है गिरावट देखने को मिलती है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्राफ की मदद से। ठीक है, सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में ये डायग्राम की मदद से समझा रखा है। ठीक है, हिंदी मीडियम में बोलूं तो इस तरह से आपको एक चित्र बना करके, आरेख बना करके आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन कि कुटीर निर्माण या घरेलू उद्योगों की विशेषता का परीक्षण कीजिए। यानी कि जो कुटीर उद्योग होते हैं या घरेलू उद्योग होते हैं उनकी मतलब विशेषता क्या होती है। तो देखिए, ऐसा जो उद्योग होता है, ऐसा जो फैक्ट्री कंपनी होता है, ये निर्माण की छोटी इकाई होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत कम मात्रा में कोई भी माल जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, कारीगरों द्वारा स्थानीय कच्चे माल और साधारण औजारों का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर जो नॉर्मल कच्चा माल अवेलेबल होता है ना, रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है मार्केट में, वो यूज किया जाता है और नॉर्मल औजार वगैरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे एक प्लाईवुड बनाने वाला छोटा सा दुकान ले लीजिए या बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो परिवार के सदस्य की मदद से कारीगरों के घरों में रोजमर्रा के उपयोग के लिए सामान का उत्पादन किया जाता है। जो डेली यूज में होने वाली चीजें हैं उनको यहाँ पर बनाया जाता है।
ठीक है। तो ये कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग के अंदर कह सकते हैं, इसमें पूंजी भी कम लगती है, बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा समझिए, छोटा जो उद्योग, छोटा फैक्ट्री होता है ना, उसका आपको विशेषता बताना है कि उसके अंदर होता क्या है। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से एक क्वेश्चन आएगा और आपको जो आंसर देना है वो कुछ इस प्रकार से देना है, लगभग 5 पॉइंट्स के अंदर आंसर आपको बता रखा है। ठीक है, तो इनको आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो इजीली आपको जो नंबर है वो मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर के लिए, 5 में से कोई भी 3 एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इजीली आपको 3 नंबर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, 22वां क्वेश्चन देखिए कि मनुष्यों का प्राकृतिकरण और प्रकृति के मानवीकरण से किस प्रकार भिन्न है ये, यानी कि मनुष्य का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, ये दोनों किस टाइप से अलग अलग है। तो पहले हम लोग मनुष्य का प्रकृतिकरण जो है वो देखते हैं। तो मनुष्य के प्रकृतिकरण यानी कि जो हमारे ये चीज है, इसके अंदर क्या होता है, यह प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्यों के बीच बातचीत के प्रारंभिक चरणों को संदर्भित करता है। यानी कि स्टार्टिंग में जब मनुष्य ने प्रकृति को समझना शुरू किया था तो उस टाइम की चीजों को बता रहा है, जहां मनुष्य प्रकृति के आदेशों के अनुकूल होता था, जो है सो कि जो मनुष्य है वो प्रकृति से डरता था, प्रकृति की पूजा करता था। ठीक है, और यह बहुत निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास को इंगित करता है। ये उस टाइम की बात बता रहा है ना, मनुष्य के प्राकृतिकरण का मतलब कि जब मनुष्य आदि मानव काल के अंदर था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था कि मनुष्य जो है स्टार्टिंग तौर पे प्रकृति को समझ रहा था, और उसके आगे बताया गया है कि यहाँ पर मनुष्य जो है प्रकृति के नियमों का पालन करता था, जैसे कि बारिश होगी, ठीक है, तो उसका वेट करता था कि भाई इस महीने में बारिश होगी, इस महीने में नहीं होगी। ठीक है, और उसके आगे बताया गया है कि यहाँ पर बहुत लो लेवल का प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो था ना उस टाइम पे बहुत लो लेवल का था। ठीक है, तो ये तो है मनुष्य का प्राकृतिकरण। अब देखिए प्रकृति का मानवीकरण क्या होगा। पहले तो प्रकृति, यहाँ पर आपका है ये प्रकृति का मानवीकरण, और यहाँ पर मनुष्य का प्राकृतिकरण था। ठीक है, तो प्रकृति के मानवीकरण में क्या हुआ, यह प्रकृति की शक्तियों और प्रकृति को समझने वाले मनुष्य के बीच बातचीत को संदर्भित करता है। यानी कि अब जो मानव है वो प्रकृति को पूरी तरह से समझ चुका है, और यह कुशल प्रौद्योगिकी के विकास और बेहतर सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करता है। अब जो है प्रकृति के मानवीकरण में मनुष्य ने प्रकृति को पूरी तरह से समझ लिया है, टेक्नोलॉजी को आप पूरा विकास कर लिया, धीरे धीरे अपने समाज का, अपनी संस्कृति के संबंधों को यहाँ पर इंगित करके दिखाया। ठीक है, मनुष्य आवश्यकता की स्थिति से स्वतंत्रता की स्थिति की ओर बढ़ता चला गया। यानी कि अब पहले तो बारिश के ऊपर डिपेंड रहता था, अब बोलता है बारिश हमको क्या लगता है, मतलब प्रकृति को बोलता है, आदमी लोग या मनुष्य लोग बोलते हैं कि बारिश तुमको क्या लगता है, तुम नहीं होगे तो हम बारिश नहीं करवा सकते। मनुष्य लोग इतने आगे निकल गए कि तुरंत ऊपर में कोई दवाई ववाई छिड़कते हैं और बादल में से तुरंत झड़ झड़ बारिश होने लग जाता है। तो ये होता है प्रकृति का मानवीकरण। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में 22वां इस तरह से पूछा गया है, और जो आपको आंसर लिखना है 22वें का जो इस तरह से लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी 3 पॉइंट आपको लिखना है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आपका आंसर दिया हुआ है। आंसर की में मैं आपको सीधा दिखा रहा हूं मार्किंग स्कीम के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे अथवा में पूछ लिया है एक और क्वेश्चन कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देख लेते हैं बच्चों क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा है कि मानव भूगोल के अध्ययन के दृष्टिकोण समय के साथ विकसित हो रहे हैं। इन विचारधाराओं ने मानव भूगोल के अध्ययन के दृष्टिकोण को कैसे बदल दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि मानव भूगोल का जो दृष्टिकोण है वो कैसे बदलता रहा है। पहले पॉइंट में है कि मानव भूगोल में कल्याणकारी या मानवतावादी विचारधारा मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित थी। इसमें आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पहलू शामिल थे। ठीक है, उसके आगे बताया गया कट्टरपंथी विचारधाराओं ने गरीबी, अभाव और सामाजिक असमानता के मूल कारण की व्याख्या करने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत को नियोजित किया, और उसके आगे यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स बता रखा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, और जो आंसर आपको लिखना है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से आंसर आपको लिखना है। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 23वें क्वेश्चन पे, जो हमारा 23rd जो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्रभावी और उन्नत व्यक्तिगत संचार प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।
तो इस तरह से आंसर लिखेंगे कि इंटरनेट भारत में सबसे प्रभावी और उन्नत व्यक्तिगत संचार प्रणाली है, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर कम्युनिकेट करना चाहता है तो इंटरनेट के माध्यम से काफी इजीली इंडिया के अंदर कम्युनिकेट कर सकता है और उपभोगकर्ता या कह लीजिए उपयोगकर्ता को ज्ञान और सूचना के शब्द तक सीधी पहुंच स्थापित करने में सक्षम बना सकता है। यानी कि अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है, जैसे अगर अभी आप जो ये वीडियो देख करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो इंटरनेट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना भारत में, तो इस तरह से यहाँ पर बस उन्हीं चीजों को यहाँ पर थोड़ा सा किताबी भाषा में लिख दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। उसके आगे अगर देखें तो बताया गया है कि यह विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी के साथ डेटा के एक विशाल केंद्रीय गोदाम की तरह काम करता है और कम लागत की जानकारी प्रदान करता है। इसमें लागत भी कम लगती है और जानकारी भी प्रदान मतलब मिलता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर के लिए, और जो आंसर आपको लिखना है वो इस तरह से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5 पॉइंट्स दे रखे हैं इंग्लिश मीडियम में, इन 5 में से कोई भी अगर आप 3 को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं तो इजीली आपको जो 3 नंबर है वो मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर बेस्ड जो क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तर आधारित प्रश्न जो है ये पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यानी कि बोले तो 5-5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो हमसे यहाँ पर अब पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। 24वां क्वेश्चन है कि गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। विश्व के किन भागों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, ठीक है। तो गहन निर्वाह कृषि की अगर हम लोग मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इस प्रकार की कृषि मुख्यतः मानसून एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और गहन निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला होता है गीली धान की खेती में गहन निर्वाह कृषि की जाती है, और दूसरा होता है हमारा धान के अलावा अन्य फसलों पर गहन निर्वाह कृषि किया जाता है, जहां जलवायु, मिट्टी और कुछ अन्य भौगोलिक कारकों में अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखते हुए चलना है। यही सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। 24वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और जो आंसर आपको लिखना है 24वें क्वेश्चन का वो कुछ इस तरह से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां प्रश्न या 25वां क्वेश्चन कि भारत जैसे विशाल देश में मलिन बस्ती और शहरी अपशिष्ट निवारण की समस्या की चर्चा करनी है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारत जैसे विशाल देश में शहरी बस्तियों के सामने झुग्गी झोपड़ी जो है ऐसी समस्याएं उत्पन्न रहती है। आप देखेंगे तो झोपड़ी या कह लीजिए कॉलोनियों की एक बड़ी समस्या होती है। झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले लोग होते हैं वो आजीविका की तलाश में ग्रामीण से शहरों में आ जाते हैं और यहाँ पलायन करके मजदूर बन जाते हैं। रहने के लिए इनको घर नहीं मिलता तो झुग्गी बना लेते हैं। यहाँ पर शौच की सुविधा कम मिलती है, काफी सारी जो खराब खराब चीजें होती है ना वो लिखेंगे आप। यहाँ पर शौच की सुविधा कम होती है, रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, पर्यावरण से संबंधित खतरे भी रहते हैं, ठीक है। काफी सारी चीजें आप लिखेंगे। शराब वगैरह पीते हैं यहाँ के लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले खुले में शौच करते हैं, अनियमित जल निकासी व्यवस्था रहती है, भीड़ भाड़ बहुत रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख देंगे, 5 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। जो वही सेम मतलब ये क्वेश्चन बेसिकली यही पूछा है कि भारत जैसे विकासशील देश में जो मलिन बस्तियां हैं, यानी कि जो शहरों में रहने वाला जो मलिन बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी वाला जो बस्ती कॉलोनी जो भी कह लीजिए, वहां पर अपशिष्ट निवारण की समस्या रहती है, यानी कि गंदगी नहीं निकल पाता है और क्या क्या प्रॉब्लम रहता है वो सारा प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों, 5 नंबर में, ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स एंड अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है। और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आपको आंसर लिखते हुए चलना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझिए बच्चों। ये बोल रहा है कि मानव विकास के स्तंभों के संदर्भ में सुशासन और जनोमुखी नीतियों ने किस प्रकार स्वतंत्रता और क्षमता के मूल्यों में वृद्धि की है,
ठीक है, यानी कि मानव विकास के बेसिकली स्तंभों के बारे में चर्चा करना और थोड़ा सा मानव विकास के बारे में, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में बताना है। तो देखिए, एक लंबा स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होना और एक सभ्य जीवन जीने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त साधन होना मानव विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है किसी देश को अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऊपर करना है ना, यानी कि मानव विकास के अंदर अगर आगे आना है, अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, तो उनका जो जीवन है वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब लंबा जीने चाहिए वो, ठीक है। साथ ही साथ जो है सो कि सभ्य जीवन जीना चाहिए और उनके पास प्रॉपर एजुकेशन हो, पर्याप्त संसाधन हो, ताकि वो अपना विकास कर सके। उसके आगे देखिए बताया गया है मानव विकास के 4 स्तंभ है। ये 4 ऐसे पिलर है, 4 ऐसे चीजें हैं जिससे कि कोई भी मानव अपना विकास कर सकता है, ठीक है। जिस प्रकार कोई भी भवन जो है सो कि स्तंभों द्वारा समर्थित होता है, यानी कि कोई भी जो भवन होता है, बोले तो घर होता है, वो स्तंभों के द्वारा यानी पिलर्स के द्वारा खड़ा होता है। उसी प्रकार मानव विकास के विचार को समानता, स्थिरता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की अवधारणा द्वारा हम लोग समर्थित किया जा सकता है, यानी कि इन 3-4 चीजों को मिला दिया जाए तभी मानव अपना विकास कर सकता है, ठीक है। यही आपको एक्सप्लेन करना है, आप समानता को एक्सप्लेन कर दीजिए, कैसे सभी लोगों के बीच में समानता होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आंसर आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखिए बताया गया है कि स्थिरता कैसे पैदा की जा सकती है सभी लोगों के बीच में। स्थिरता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतर, यानी कि जो अवसरों की उपलब्धता है, सभी को समान अवसर दिए जाए ताकि सभी अपना जो है विकास कर सके, ठीक है। तो इस तरह से स्थिरता को आप देख सकते हैं। उसके आगे देखिए बताया गया है कि यहाँ उत्पादन का अर्थ है मानव श्रम उत्पादन या मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादन, लोगों के क्षमता का निर्माण करना, ऐसे उत्पादन को लगातार समृद्ध किया जाना चाहिए। अंततः ये लोगों की राष्ट्रों के वास्तविक संपत्ति है, ठीक है। उनके ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना चाहिए, उनकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी जो है ना, उसको बढ़ाना चाहिए। उसके बाद है सशक्तिकरण, यहाँ पर आप देखेंगे तो अगला है सशक्तिकरण का अर्थ होता है चुनाव करने की शक्ति होना, ऐसी शक्ति प्रदान या ऐसी शक्ति बढ़नी जो है स्वतंत्रता और क्षमता से आती है, ठीक है। लोगों को सशक्त बनाने के लिए सुशासन और जनोमुखी जो है नीतियों की आवश्यकता होगी, यानी कि अगर लोगों को सशक्त बनाना है, पूरा सही बनाना है, तो उनको फ्रीडम वगैरह होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा 5 नंबर के लिए तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटी को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देन उसके आगे चले तो सस्टेनेबिलिटी है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आपको इसका एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा और आंसर आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके आगे देखेंगे तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ाना है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा, लोगों का इंपावर करना होगा, लोगों को इंपावरमेंट देना होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी के अथवा में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव विकास को मापने के तरीकों को लगातार नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है। मानव विकास में प्रांतियों और कमियों को ध्यान में रखते हुए इस कथन का आपको क्या करना है, मूल्यांकन करना है बच्चों, ठीक है। तो मानव विकास के इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन सबको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है कि मानव विकास को मापने के तरीकों को लगातार परिष्कृत किया जा रहा है और मानव विकास के विभिन्न तत्वों को पकड़ने के नए तरीके को शोध किया जा रहा है, ठीक है। तो कैसे हम मानव विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर काफी सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, तो इन सबको एक्सप्लेन करके अगर आप लिख देंगे तो इजीली आपको जो नंबर है वो 5 नंबर मिल जाएगा। इसी के अथवा में ये क्वेश्चन था, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 27वां प्रश्न कि विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में विकसित और विकासशील देशों में सेवा क्षेत्र की जबरदस्त वृद्धि का औचित्य सिद्ध करें उपयुक्त उदाहरण देते हुए। कहने का मतलब यह है कि आपको जस्टिफाई करना है ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज देन जो है सो कि द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर,
एक्सप्लेन गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक परिष्कृत मशीनों और तकनीक अब उपलब्ध है लोगों के पास, ठीक है, ताकि निर्माण किया जा सके और सर्विस सेक्टर भी बढ़ सकता है। काफी सारे पॉइंट्स के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। आय के साथ लोग जो है चिकित्सा सुविधा, मनोरंजन, अतिथि उद्योग और पर्यटन आदि जैसी सेवाओं की मांग कर रहे हैं। आज के टाइम पे लोगों के पास पैसा है तो लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों की डिमांड कर रहे हैं, और ये सर्विस सेक्टर जो है हमारा, ये और भी ज्यादा बूम कर रहा है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिल रही है, जीडीपी में वृद्धि का संकेत यही है। इसीलिए सरकार जो है कर्मचारियों को भविष्य निधि यानी कि ग्रेचुइट पेंशन वगैरह की जो चीजें है वो प्रदान करके सेवा क्षेत्र के उत्थान के लिए सभी प्रयास कर रही है। इससे लोगों के प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आएगा आपका इंग्लिश मीडियम में, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से आंसर आपको लिखना है इंग्लिश मीडियम में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां प्रश्न कि कृषि में भारतीय किसानों के सामने आने वाली किन्हीं 5 समस्याओं को बताइए। तो देखिए, भारत के जो किसान है, फार्मर्स है, उनके सामने एक प्रॉब्लम रहता है कि अनियमित मानसून पर निर्भर रहते हैं, यानी कि कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है, कभी होती है तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि सारा फसल खराब हो जाता है, तो एक ये समस्या है। कम उत्पादकता, यानी कि जितने का वो करते हैं, मतलब जितना वो अनाज पैदा करना चाहते हैं उतना होता नहीं है भारत के अंदर। अगला है किसानों की समस्या की वित्तीय संसाधनों और ऋणग्रस्तता की समस्या, बाधाएं। ठीक है, यानी कि पैसे की कमी रहती है, वो ज्यादा से ज्यादा लोन लेते हैं, तो एक ये भी प्रॉब्लम है भारत के किसानों की। ठीक है, भूमि जो है उसका सुधार का अभाव है, यानी कि भूमि जो है उसकी क्वालिटी, यानी कि मिट्टी की क्वालिटी ठीक नहीं है, इसलिए वहां पर उत्पादकता कम होती है, और ये भी एक किसानों की समस्या के अंदर आप लिख सकते हैं। व्यावसायीकरण जो है उसका अभाव है, लोग अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू यूज के लिए ज्यादातर फसल उगाते हैं, जिससे के लिए ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है किसानों को। ठीक है, तो उनको कॉमर्शियल यूज के लिए अपना फसल उगाना चाहिए। विशाल बेरोजगारी देखने को मिलती है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार है। अगर आप देखेंगे एक खेत है ना, तो उसके पूरे परिवार के लोग उसी खेत में लगे रहते हैं, ज्यादा तो पैसा बनता नहीं है। ठीक है, तो ये सारे कारण लिख सकते हैं आप, जो है सो कि किसानों की समस्याएं हैं एक तरह से। ठीक है, इन कारणों से किसानों को समस्या पैदा होती है। सेम क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा, एनालाइज एनी 5 प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, और आंसर आपको इस तरह से लिखना है। इंग्लिश मीडियम में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से है आपका। अगर इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ना चाहते हैं पूरा तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लो प्रोडक्टिविटी वगैरह के बारे में पूरा यहाँ बता रखा है, सारी चीजें यहाँ पर एक एक करके बताई हुई है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से सारी चीजें यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, ये है आपकी स्क्रीन पर। लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि जो भूमि है उसके सुधार कार्यक्रमों में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। लैंड होल्डिंग्स वगैरह है। ठीक है, काफी सारे पॉइंट्स है यहाँ पर। लैक ऑफ कॉमर्शलाइजेशन, ठीक है, वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी के अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फसलों के लिए नमी के मुख्य स्रोतों के आधार पर भारतीय परिदृश्य में खेती के प्रकार का आपको विश्लेषण करना है। तो देखिए, फसलों के नमी के मुख्य स्रोतों के आधार पर खेती को सिंचित और जो है सो कि बरनी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब सिंचित क्या है? सिंचित में देखिए इस तरह से है आपका कि सिंचित खेती की प्रकृति के साथ साथ सिंचाई के उद्देश्य यानी कि सुरक्षात्मक उत्पादकता के आधार पर अंतर होता है, तो इसके बारे में यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। और उसके आगे अगर मैं दिखाऊं तो और भी सारी चीजें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन दिखेंगी। और बरनी जो है उसके अंदर भी आप देखेंगे तो काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। इसके अंदर आपको मौसम से संबंधित बातें बता रखा है, भूमि के अंदर कितना नमी होना चाहिए उसके बारे में चीजें यहाँ पर बता रखा है। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बता रखा है। इसके अंदर इस क्षेत्र में चावल, जूट और गन्ना जैसी विभिन्न जल गहन फसलें उगाते हैं और मीठे जल निकाय और जलीय कृषि का अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्नी वगैरह के बारे में। ठीक है, इस तरह से आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है,
इस तरह से। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड डी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडिया का मैप रहेगा और वर्ल्ड का मैप रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि पहला हमें लोकेट करना है शिपिंग नहर, जो पनामा नहर है उसको लोकेट करना है। शिपिंग नहर कौन सा है हमारा? पनामा नहर। तो पनामा नहर आप अगर वर्ल्ड मैप में देखें ए में, तो आपका यहाँ देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ना, तो पहले का आपका पनामा नहर ये रहा। ठीक है, उसके आगे अगर मैं चलूं तो दूसरे में है आपका कि एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि है आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डा। ठीक है, तो वो कहाँ है आपका? वो है आपका दूसरे में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका बी है यहाँ पर है। ठीक है, इस तरह से दूसरा। और यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है, ये आप देख सकते हैं। आंसर्स डायरेक्ट दे रखे हैं, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ आंसर्स। ये इस तरह से आंसर्स है, इंग्लिश मीडियम में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बस चीजें वही लोकेट करनी है, मीडियम बदल रहा है, आपका इंग्लिश हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बताना है, जो कि है हांगकांग पोर्ट। हांगकांग पोर्ट आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। ये है आपका हांगकांग पोर्ट। ठीक है, उसके आगे अगर मैं चलूं तो अगला है आपका व्यापार वाणिज्य अनाज की खेती का एक क्षेत्र, जो है कि आपका है डाउन्स। तो डी ऑप्शन में आपको ये लिखना है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके आगे है अगला आपका, यहाँ पर आप देखेंगे एक खाना बदोश पशुपालन क्षेत्र, जो कि है उप सहारा या सहारा मरुस्थल। तो ऑप्शन नंबर ई अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर आपको लोकेट करना है। ठीक है, उसके आगे देखेंगे दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, तो ब्राजील रहेगा आपका, ये रहा ब्राजील, एफ में आपको लोकेट करना है। और उसके आगे है प्रमुख बंदरगाह सिडनी पोर्ट, जो कि आपको जी में लोकेट करना है। तो जो जी है आपका वो इस तरह इधर है आपका सिडनी। ठीक है, तो इस तरह से आपका वर्ल्ड मैप था। आंसर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, लोकेट वहीं करना है जहां पर मैंने आपको दिखाया है। आंसर आपका बस इस तरह से रहने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में देखिए कोई यहाँ पर देखिए एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको। यहाँ पर आपको टोटल लगभग 6-7 चीजें दे रखी है, 6-7 क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर आपको जो करना है ना, केवल 5 क्वेश्चन को ही यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, बोले तो 5 को ही लोकेट करना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इंडिया वाले में भी यही सेम चीज है कि भारत के दिए गए मानचित्र में, राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को आपको चिन्हित करना है। ठीक है, तो पहला है आपका भारत के पश्चिमी तट पर सबसे उत्तरी बंदरगाह जो है वो कांडला पत्तन। अब देखिए इंडिया का मैप लिया है मैंने आपके लिए, यहाँ पर कांडला पत्तन आपको इधर साइड गुजरात में यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो पहले का जो आंसर रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा कांडला। दूसरा है हमारे यहाँ पर आप देखेंगे तो राजस्थान के ऊपर है, राजस्थान की एक तांबा की खान खेतड़ी। तो खेतड़ी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। राजस्थान कहाँ पर है आपका? वो इधर साइड में, तो यहाँ पर आप खेतड़ी लोकेट कर देंगे। दूसरा आपको इधर लोकेट करना है। ठीक है, उसके आगे अगर हम लोग चले तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, बिहार में स्थित एक बाजार आधारित तेल रिफाइनरी, तो वो है आपका बरौनी। अब जो हमारा बरौनी है वो बिहार में है, तो यहाँ पर आप लोकेट कर सकते हैं। ये बिहार है आपका, तो जो थर्ड आपको लोकेट करना है वो यहाँ पर लोकेट करना है। उसके आगे चलते हैं। अगला है हमारा चौथा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है बच्चों आपका? तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो फोर्थ जो है आपका वो यहाँ पर आप लोकेट कर सकते हैं। उसके आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन कि सबसे बड़ी कॉफी उत्पादक राज्य, तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। और नीचे साइड आएंगे, इंडिया के नीचे साइड, तो यहाँ पर आपको कर्नाटक मिलेगा आपको। ठीक है, तो 5वें का आपको यहाँ लोकेट कर देना है। उसके आगे चलेंगे तो अगला है हमारा एफ में कि केरल का एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो यहाँ नीचे साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको केरल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये केरल है, और ये छठा आपको लोकेट कर देना है यहाँ पर तिरुवनंतपुरम। उसके आगे अगर हम लोग चले तो हमारा अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की शहरीकरण के उच्चतम स्तर वाला राज्य, तो वो है आपका गोवा। अब गोवा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको भारत के बिल्कुल छोटे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको गोवा देखने को मिलेगा। तो 7th जो है आप यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैप को लोकेट करना है। इंग्लिश मीडियम में मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में इस तरह से लिखना है, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर लिखा हुआ दिख जाएगा। ये आप देखेंगे, ये इस तरह से कांडला हो गया, खेतड़ी हो गया।
ठीक है, बरौनी हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लोएस्ट डेंसिटी जहाँ पर है पॉपुलेशन की। फिर कॉफी के लिए लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है हमारा, कर्नाटक। फिर तिरुवनंतपुरम एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। फिर स्टेट विथ हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, तो वो गोवा के अंदर ज्यादा से ज्यादा शहरीकरण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर था, सैंपल पेपर जो 2022-23 के लिए आया हुआ था, वो मैंने आपको पूरा समझा दिया। आई होप कि आपको पेपर समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब जैसे ही आप करेंगे बगल में आपको एक बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाया करेगा। इससे आप अपडेटेड रहेंगे, जो भी आपका पेपर आएगा उसके लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया और आपका हिंदी वगैरह हो गया और आपका इंग्लिश हो गया, ये 4 सब्जेक्ट का मैंने सैंपल पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवा रखा है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देख लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।